नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सर जी की। अरविंद केजरीवाल, रामलीला मैदान में रैली की गई, जिसको उनके समर्थक मीडिया ने महारैली का नाम दिया है, महारैली। और इसमें उन्होंने क्या कहा, जब आप देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा कि ये रैली इन्होंने बुलाई क्यों थी, की क्यों है, इसका मकसद क्या है। ठीक है, आप भीड़ जुटा सकते हैं क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है, आपके पास संसाधन भी हैं, बसों के जरिए, दूसरे जरिए। और आजकल तो भीड़ कैसे जुटाई जाती है, ये हम सब बहुत अच्छे तरीके से जान गए हैं। दिहाड़ी दीजिए लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ऐसे ही बसों में बैठाल करके जो है वो सभा स्थल पर ले जाया जाता है, या जो रोड शो किए जाते हैं वहाँ इकट्ठा किया जाता है। उनके हाथों में अपनी पार्टी के झंडे, बैनर, पोस्टर दे दीजिए, कुछ नारे वारे बता दीजिए कैसे लगाने हैं, काम हो जाता है। तो आप इस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, अपनी लोकप्रियता साबित करेंगे। पर जो मैंने आपसे कहा, इन्होंने रैली में बताया कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया तो क्या हुआ, हमारे पास तो 100 मनीष सिसोदिया और हैं। अब ये आप मनीष सिसोदिया की बेइज्जती कर रहे हैं, या ये बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जैसे भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी में कम से कम 100 और हैं? क्या कहना चाहते हैं? तो जो जो इन्होंने कहा है और जो इस रैली को करने के पीछे इनका मंतव्य है, और ये रैली इनको क्यों करनी पड़ी, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और दूसरे विषयों पर बहुत ही गहरी नज़र रखने वाले, पकड़ रखने वाले विजय सरदाना साहब जुड़ रहे हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। विजय जी, सबसे पहले तो मनीष सिसोदिया की जो प्रशस्ति उन्होंने की है उस पर तो हम आएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इनको ये इतनी गर्मी में रामलीला मैदान में रैली क्यों करनी पड़ी? सर, जब आदमी हताश हो जाता है ना, तो जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। अब ये पूरे देश में घूम आए, आज के मंच ने इनकी पूरी स्टैंडिंग को क्लियर कर दिया। आम आदमी की इतनी बड़ी महारैली में एक भी विपक्षी दल का ना नेता आया, ना एमपी आया, ना एमएलए आया, ना कोई इवन रिप्रेजेंटेटिव आया। एकमात्र अगर कोई वहां पे थे तो वो थे कपिल सिब्बल साहब। और उसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस ने कहा आप आम आदमी पार्टी का सपोर्ट मत करिए, तो केजरीवाल इसे क्लाइंट फॉर अभिषेक अपना कपिल सिब्बल, उनके लिए ये एक क्लाइंट है भाई। क्लाइंट ने बुलाया तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अगले केसेस इनको मिलेंगे, और अगर वो नहीं जाते हैं तो फिर केसेस किसी और के पास जाएंगे। तो सिब्बल साहब की मजबूरी थी, व्यापारिक हित होते हैं, और क्या फर्क पड़ता है अगर जाके 2 घंटे बैठ के धूप में आ गए, तो कम से कम कुछ करोड़ रुपए तो मिल ही जाएंगे इस सेवा के, क्योंकि कर्ज तो चुकाना पड़ेगा ना केजरीवाल साहब को, फ्री थोड़ी है हो दुनिया में कुछ। सकता है इसकी भी फीस मिली हो उन्हें। हो सकता है केस मिल गए हो सर। केस की देखिए, वकीलों के पास कई तरीके होते हैं, और खासकर उस लेवल पे तो बहुत ही अलग चीज होती है। तो ये एक बात अलग है। तो ये तो कपिल सिब्बल साहब का वहां होना, ये प्योरली, इसको मैं राजनीतिक नहीं, इसको कमर्शियल इंटरेस्ट मानता हूं। तो ये एक बात क्लैरिटी है। रही बात दूसरी कि इन्होंने रैली क्यों करी, और वो भी भरी धूप में, वो भी संडे को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहे हैं समाज को कि देखिए कितनी जनता मेरे साथ है। तो वो आज हमने रामलीला मैदान में देखा कि जनता में कोई उत्साह नहीं था। इन्होंने 10 बार नारे लगवाए, सामने से कोई आवाज ही नहीं आई। और कुल मिला के इनके जो कैमरामैन थे वो भी जनता की तरफ पैन आउट नहीं कर रहे थे कैमरा को, क्योंकि
कोई जनता दाएं कुर्सी करके बैठी है, कोई बाएं बैठी है, कोई सिर पे अपने हाथ रख के बैठा है, कोई कागज रख के बैठा है धूप से बचने के लिए। हर आदमी गर्मी में विचलित था, परेशान था। और मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आ रही कि अगर इनको रैली करनी थी तो सुबह ठंडे टाइम में करते, भाई 10 या शाम को करते कि चलो 4 बजे रैली करेंगे, कम से कम खत्म होते होते 6-7 बज जाएंगे, ठंडा ठंडा हो जाएगा, तो लोग एक अलग माहौल होता है, धीरे धीरे लोगों में उत्साह आएगा जैसे जैसे टेम्परेचर कम जाएगा। दिल्ली की गर्मी में, पीक हीट में, और इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ओपनिंग में ही कही कि अभी तो मैं आ रहा था रास्ते में 25,000 लोग और हैं। तो मैं पूछा फिर आप पहुंच कैसे गए रामलीला मैदान? अगर 25,000 लोगों की भीड़ रास्ते में है जो आ रही है रामलीला मैदान, तो इनको रास्ता कैसे मिल गया? तो कहने का मतलब ये है कि ये सब एक, जैसे कहते हैं आजकल केजरीवाल साहब जैसे स्टेज शो मैनेज करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं रहा जैसा वो चाह रहे हैं। और ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि ये रैली करनी पड़ी? क्योंकि अब चर्चा तो इस बात को लेकर के भी हो गई है कि ये शायद शक्ति परीक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं और शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय हो गया है जब इनसे 9.5 घंटे पूछताछ की थी सीबीआई ने, और फैक्ट चेक भी कर लिए गए होंगे, क्रॉस चेक भी कर लिए गए होंगे। हो सकता है दूसरा बुलावा इनको आने ही वाला हो, शिकंजा और कसा जाने वाला हो। पॉसिबल है सर, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जो सीबीआई और ईडी ने जो अपने हलफनामे दाखिल किए हैं और जो चार्जशीट्स दाखिल करी हैं, उनमें इनका नाम है। ऐसा नहीं है कि नाम नहीं है, क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि जो विजय नायर था वो केजरीवाल के इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका रोल है। दूसरा, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा मैंने अपने एक वीडियो में कहा है, दर्शक चाहे तो देख सकते हैं, जहाँ मैंने साफ ये कहा है कि दिल्ली सरकार जिस तरह से काम कर रही है, या जिस तरह से दिल्ली से या केजरीवाल के वकील काम कर रहे हैं, मुझे लगता है उनका प्रयास मनीष सिसोदिया के जिस तरह से वकील काम कर रहे हैं, मुझे लगता है उनका ज्यादा प्रयास इस बात का है कि सिसोदिया जेल में रहे तो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केजरीवाल का नाम कहीं नहीं आना चाहिए। इसीलिए अपने किसी भी आर्ग्यूमेंट में उन्होंने वो फैक्ट हाईलाइट नहीं किए जिससे मनीष सिसोदिया बच सकता है। मैं आपको कह रहा हूं, एज ए एडवोकेट मेरा आर्ग्यूमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि आप मेरे बॉस हैं और मैं आपका सबऑर्डिनेट हूं, मैं काम कर रहा हूं, आपने मुझे फंसा दिया, या मेरे ऊपर कोई एलिगेशन आ गया कि मिस्टर सरदाना आपने काम गलत किया, मैं कहूंगा साहब चौधरी साहब मेरे बॉस हैं, बॉस के आदेश का पालन कर रहा था, और कानून भी यही कहता है कि हाउ टू फॉलो द बॉसेस इंस्ट्रक्शन। अब वो बॉस के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है, मेरे पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि मैं बॉस को ना कर सकूं, लेकिन बॉस के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि मेरे डिसीजन को ओवर रूल कर सकता है। तो मैं क्या करूं? मैं तो जो आदेश मिला वो कर रहा था। क्या ये छोटी सी बात मनीष सिसोदिया के वकील कोर्ट में नहीं कह पा रहे? ये छोटी सी बात है, और ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में लिखा हुआ है। तो ये फंडामेंटल चीज से मुझे तो ये लग रहा है कि केजरीवाल की जो ब्रीफिंग है मनीष सिसोदिया के वकीलों के लिए, वो ये है कि मनीष सिसोदिया का कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। इसीलिए 100 मनीष सिसोदिया उन्होंने और तैयार कर रखे हैं बलि चढ़ाने के लिए। ये जो उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया जैसे 100 लोग और हैं मेरे पास, इसका मतलब क्या है कहने का? आप कुछ समझ पाए क्या? क्योंकि मेरा तो दिमाग घुमा हुआ है जब से उसने ये बात कही है। इसका मतलब ये है कि आपकी पार्टी में मनीष सिसोदिया जैसे भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं? केजरीवाल साहब का कहना बहुत सही है कि देखिए, आम आदमी पार्टी का मैं नेता हूं, मनीष सिसोदिया को करप्शन के केस में जेल में डाल दिया, कोई बात नहीं। आप अगर ये उम्मीद करते हैं कि मेरे पास लोग नहीं है, तो साहब ऐसे लोग जो मेरे इशारों पे नाचेंगे, जिनसे मैं जो चाहूंगा वो कराऊंगा, ऐसी कठपुतलियां मेरे पास 100 और हैं। आप क्या समझ रहे हैं? आप अगर एक करप्ट नेता को जेल में डाल देंगे तो क्या मैं बाकी करप्शन के काम रोक दूंगा? मेरे पास 100 लोग और हैं, वो भी मेरे लिए काम करेंगे। तो जैसे आपने देखा होगा हिंदी पिक्चरों में
एक गैंगस्टर होता है ना, या जो होता है वो अपने अपने प्यादों को कहता है जा आगे जा उसको, और खुद मरते जाते हैं और फिर भी वो दौड़ते जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो माफिया होता है वो अपने प्यादों को पुलिस के आगे भेजता रहता है या अपोनेंट पार्टी के आगे भेजता रहता है, वो गोली खा खा के मरते रहते हैं और बाकी देख रहे हैं कि वो मर रहे हैं गोली खा के, फिर भी वो बॉस का ऑर्डर है तो फिर मरने के लिए आगे कूद रहे हैं। इससे ज्यादा ब्रेन वॉशिंग क्या हो सकती है? तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह की फौज केजरीवाल ने शायद आम आदमी में तैयार कर रखी होगी, और ऐसे महत्वाकांक्षी लोग होंगे जो कुछ भी करने को तैयार होंगे क्योंकि बदले में कुछ उनको मिलता होगा, चाहे पावर है, स्टेचर है, पैसा है, जो भी है। तो ये तो बात बहुत क्लियर है कि कोई नई बात नहीं है, और अगर 100 लोग ऐसे तैयार किए हैं तो जरूरी है, नहीं तो पार्टी चलेगी कैसे? तो अब आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इनकी रैली के पहले जो पोस्टर वार की है पूरी दिल्ली में, उसमें लिखा गया है कि 52 करोड़ के बंगले के रिनोवेशन पर, मतलब बंगले के रिनोवेशन पर आपने 52 करोड़ फूंक दिए, हमें वो बंगला देखना है। इसके अलावा हम और आप जानते हैं कि सत्येंद्र जैन अभी तक भी जेल में हैं, उनको कुछ समय के लिए अंतरिम जमानत मिली है कुछ शर्तों पर, और मनीष सिसोदिया को तो जमानत मिल ही नहीं रही है। इसके बावजूद के एफिडेविट भी दाखिल किए गए, कहा गया मेरी पत्नी बहुत बीमार है, देखभाल करने वाला कोई और नहीं है, लड़का विदेश में पढ़ता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जितना डेडिकेशन पार्टी के प्रति मनीष सिसोदिया का है, उससे 200 गुना ज़्यादा उनकी पत्नी का निकला, क्योंकि उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया 7 घंटे की मुलाकात के बाद, और मनीष सिसोदिया की प्रशस्ति में पूरा जो है स्तुति गान किया कि वो बहुत ही समर्पित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मेरा पूरा सपोर्ट उनको है। दूसरे, बस खरीद है, विज्ञापन वाला मामला है, स्कूलों में रोम निर्माण का मामला है, सतर्कता विभाग के तहत जो यूनिट थी जिससे उन्होंने जासूसी कराई थी वो भी मामला है। तो क्या इन सब चीजों के बीच ये रैली की गई है कुछ संदेश देने के लिए कि साहब एजेंसियां जरूर हमारे पीछे पड़ गई हैं पर पब्लिक हमारे पास साथ है? देखिए क्या होता है, कभी कभी पॉलिटिशियंस को अपने कैडर को मोबिलाइज करने के लिए आपको इस परिस्थितियों में कुछ ना कुछ हलचल करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक दिल्ली में कोई ऐसा इनको रैली का रास्ता नहीं दिख रहा जिससे जनता से वार्तालाप कर सके। अभी इनकी समस्या ये है कि अब अगर ये किसी प्रोग्राम में जाते हैं, जैसे आईपी यूनिवर्सिटी के उद्घाटन में गए, वहां फजीयत हो गई, और इनको अब डर ये लगने लगा है कि मैं कहीं भी जाऊंगा पब्लिक फोरम में और वहां मेरे साथ इस तरह का हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो अब अपना ही एक फोरम क्रिएट करना है, जैसे उन्होंने कहा कि साहब मैं रैली कर रहा हूं। मुझे लगता है इनको ये बहुत उम्मीद थी कि शायद ऑपोजिशन लीडर्स इनके साथ आएंगे, जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन मुझे तो आज ताजुब इस बात का हुआ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा। अगर मान लीजिए कि इनके टीएमसी से ममता जी ने इनको पूरा सपोर्ट दिया, शरद पवार ने पूरा सपोर्ट दिया, टीआरएस ने पूरा सपोर्ट दिया, बाकी लोगों ने, अखिलेश ने पूरा सपोर्ट दिया, एक भी एमपी तक नहीं भेज पाए। वो पार्टी के किसी पदाधिकारी को भेज देते। कोई मुश्किल है क्या सर? किसी की जेब से कुछ नहीं लग रहा है। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा से सबको टिकटें मिलती है, सबके घर दिल्ली में है, दिल्ली में कई बैठे भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे। एक आदमी भी, जूनियर लेवल का आदमी भी समाजवादी पार्टी या टीएमसी या कहीं से भी इनको सिंपैथी देने तक नहीं आया। इससे बड़ा फ्रस्ट्रेशन क्या हो सकता है सर? इसका मतलब यह है कि मैंने आज अपने एक वीडियो में कहा है कि मुझे लगता है कि ऑपोजिशन पार्टीज को ये लग गया है कि केजरीवाल साहब का कोई फ्यूचर नहीं है, और हम जबरदस्ती एक गिरती हुई दीवार के साए में क्यों खड़े हो जाए, पहली बात। दूसरा, ये आदमी अल्टीमेटली काटेगा तो हमें ही, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो,
चाहे यूपी हो, अभी यूपी में इन्होंने कहा कि हम सारी विधानसभा क्षेत्रों में अपना पार्टी को स्ट्रेंथन करेंगे, संजय सिंह का स्टेटमेंट था। आप किसके खिलाफ जा रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ तो जा नहीं रहे, बीजेपी तो लड़ेगी, वो सबको पता है। आप अल्टीमेटली वोट काटेंगे अखिलेश के और कांग्रेस के या जयंत चौधरी के, और किसके वोट काटने वाले हो आप? तो आप उन्हीं लोगों से सपोर्ट मांग रहे हो जिनको आप काटना चाह रहे हो। तो अगर आपको राजनीतिक समझ नहीं है तो क्या उनको भी नहीं है? तो सवाल यहां पे यह आ जाता है कि आज हर ऑपोजिशन पार्टी को यह लगने लगा है कि यार ये आदमी खतरनाक है, इससे दूर रहो, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमें ही काटेगा और कांग्रेस इसकी कीमत दे रही है, और हम एक और समस्या अपने क्षेत्र में नहीं लाना चाहते, इसीलिए वो इनके साथ दिखेंगे भी नहीं। कहीं इनके वोटर्स में ये गलत मैसेज नहीं चला जाए कि मेरे बॉस और केजरीवाल अच्छे अच्छे दोस्त हैं, कल को ये मिलके चुनाव लड़ेंगे तो ग्राउंड लेवल पे कैडर और कार्यकर्ता और जो इनके मोबिलाइजर्स हैं उनमें कंफ्यूजन ना चला जाए, इसीलिए वो अभी से ही अपनी अपनी पोजीशंस क्लियर कर रहे हैं, और आज उसका एक एग्जांपल था। ये बताइए, ये जो कपिल सिब्बल ने ज्ञान दिया है रैली में कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप उनके किसी निर्णय पर अध्यादेश नहीं ला सकते, ये ज्ञान कहाँ से उन्होंने प्राप्त किया कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर सरकारें अध्यादेश नहीं ला सकती? अगर पार्लियामेंट नहीं चल रही है, अगर वो कानून बना करके, विधेयक ला करके सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को नहीं पलट सकते हैं, तो वो अध्यादेश लाने के लिए स्वतंत्र हैं। कैबिनेट में ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार पहली बार ये अध्यादेश लेकर के आई है, इससे पहले भी बहुत सारे अध्यादेश आए हैं। और जब ये कांग्रेस में मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे तब भी अध्यादेश आए हैं, जिसके बारे में राहुल गांधी का वो चर्चित प्रसंग है, उन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ये कहा था कि इस अध्यादेश को तो मैं फाड़ करके रद्दी की टोकरी में फेंकता हूं। तो ये अपने किए हुए कामों को भूल जाते हैं। मोदी सरकार अगर कोई अध्यादेश ला रही है तो ये ज्ञान दे रहे हैं देश को कि अध्यादेश नहीं ला सकती सरकार। अब मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही कि कपिल सिब्बल साहब ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब करवा दिया, क्योंकि ऑर्डिनेंस लाने का अधिकार तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार है, आर्टिकल 123 क्या बोलता है? कपिल सिब्बल साहब तो वकील हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछ रहा हूं, आर्टिकल 123 का क्या कहता है? आर्टिकल 23 ये कहता है कि भाई राष्ट्रपति साहब को कानून बनाने का अधिकार है अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो सकती है, और अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं तो क्या आपने आर्टिकल 123 को सुप्रीम कोर्ट से नलीफाई करवा दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। तो क्या कहना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि पार्लियामेंट में तो ऐसा कोई अमेंडमेंट आया नहीं जिसके कारण आर्टिकल 123 को नलीफाई किया गया हो। अब कपिल सिब्बल साहब इस तरह की, बीइंग ए लॉयर, इस तरह का इंसल्टिंग स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्यों दे रहे हैं? ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी आ गई उनकी? और ये सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा? क्या साहबानों का केस आपने नहीं किया था? आप तो कांग्रेस में थे। बिल्कुल। तो साहबानों के केस में तब क्या हुआ था? तो कहने का मतलब है कि ये मेरे को बात समझ में नहीं आती कि लोग जब जनता के बीच में जाते हैं, कैमरे के सामने होते हैं, ऐसी क्या पॉलिटिकल मजबूरी हो जाती है कि वो अपने प्रोफेशन के साथ ही क्राइम करने लगते हैं। तो कुछ विचित्र सी स्थिति है। लेकिन अब पढ़े लिखे लोग अगर ऐसी हरकत करेंगे, केजरीवाल साहब तो ये बोलते हैं ना कि राजा चौथी पास है, तो केजरीवाल साहब कितनी पास हैं और उनके कपिल सिब्बल साहब कितनी क्लास पास है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि ये सब मजबूरियां हैं, और केजरीवाल साहब भी मजबूर हैं किसी ना किसी आर्थिक स्थिति के कारण। तो ठीक है सर, हर आदमी अपना स्वार्थ के लिए काम करता है, उसमें नई बात क्या है। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है अध्यादेश ला करके, और वो ये भी ज्ञान दे रहे हैं देश को कि साहब अभी तो दिल्ली सरकार के खिलाफ, दिल्ली की जनता के खिलाफ ये अध्यादेश लाया गया है, उनके अधिकार छीनने के लिए, दिल्ली की जनता के अधिकार छीनने के लिए।
ये अब और भी राज्य सरकारों के खिलाफ अध्यादेश लेकर के आएंगे। सर मैं वही कह रहा हूँ कि इन्होंने ना तो अध्यादेश पढ़ा है, ना इन्होंने संविधान पढ़ा है, ना इनको कुछ पता है। इनको ये लगता है कि जो ये भीड़ इन्होंने इकट्ठी कर ली है और जो इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को आप बहकाने के लिए अपने अपने टीवी मोबाइल ऑन कर लीजिए, फेसबुक लाइव कर लीजिए। अब केजरीवाल साहब ये क्यों नहीं समझते हैं कि आज की दुनिया में इस तरह का तमाशा नहीं चलता है। अब उनकी रैली खत्म हुई 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद आज हम उनकी रैली में जो उन्होंने मिसलीडिंग स्टेटमेंट दी हम उसकी विवेचना कर रहे हैं। ऐसे हजारों यूट्यूब में विवेचना आएंगी, चैनल्स में आएंगी, तो क्या इज्जत रही? जितनी इज्जत उनकी रैली से पहले थी, रैली के बाद तो और कम हो गई ना, कि ये आदमी जो समाज को मिसलीड करता है, ये आदमी झूठ बोलता है, ये आदमी कुछ भी बोलता है जिसका लॉजिक नहीं है। तो जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, और ये बात क्यों भूल जाते हैं कि आज हर चीज रिकॉर्डेड है। अब ये कैसे कहेंगे कि साहब बाकी राज्यों में भी ये संविधान, ये ऑर्डिनेंस सरकार लेके आएगी? क्या प्रावधान है? क्यों लेके आएगी? क्या संविधान खत्म हो गया? मतलब लॉजिक क्या है? क्योंकि आपके खिलाफ है तो आप जनता को भड़काना शुरू कर दो। बाकी अब ये समझ रहे हैं कि बाकी सब के सब जैसे ये एकमात्र पढ़े लिखे हैं और बाकी जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, एमएलएज हैं, वो सब मूर्ख हैं, एक्सेप्ट इनके हिंदुस्तान में सिर्फ एक यही है ज्ञानी व्यक्ति। मतलब क्यों होगा? बाकी जगह तो नहीं हुआ। और अगर ये इतने ही ज्ञानी थे तो इन्होंने, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो इतनी हड़बड़ इनकी क्या थी कि उन्हीं अधिकारियों को ट्रांसफर करना था जो इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। आप डीटीसी के चेयरमैन को बदल देते, बात समझ में आ जाती। आप किसी और दिल्ली जल बोर्ड के किसी ज्वाइंट सेक्रेटरी को बदल देते, बात समझ में आती। खेल मंत्रालय में किसी को बदल देते, बात समझ में आती। लेकिन आपने आते ही सबसे पहले विजिलेंस डिपार्टमेंट पे हाथ मारा, और वो भी रात को 2 बजे फाइलें चोरी करी। क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसलिए मिला था? तो सवाल इस बात का है सर कि केजरीवाल साहब अगर ये समझ रहे हैं कि इस देश की जनता वही मूर्ख रह गई है, अनपढ़ रह गई है, कुछ समझती नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब को अपने विचार बदलने होंगे। नहीं तो इस हताशा में और फ्रस्ट्रेशन में वो रोज अपना ही राजनीतिक स्तर गिराते रहेंगे। और यही कारण है कि जो बाकी विपक्षी दल हैं वो इनके साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि स्लोली केजरीवाल साहब अपने आप को एक्सट्रीमली अनरिलायबल एंड एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड एंड एक्सट्रीमली एरोगेंट प्रूव करते जा रहे हैं। और इनके साथ बाकी लोग अगर खड़े हो जाएंगे तो उनको इनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, और वो चाहते नहीं, सच ये सुनना चाहते नहीं। बाकी लोग हाँ में हाँ मिलाना नहीं चाहते, तो बात बनेगी कैसे? तो ये अपनी ही इनकी मजबूरियां हैं, लेकिन ये उचित नहीं है जिस तरह से ये खुद अपने आप को गिराते जा रहे हैं। ये बताइए विजय जी कि ये जिस तरीके से केसीआर ने शुरू किया था, उसके बाद नीतीश ने किया, एक बार ममता बनर्जी ने भी कोशिश की थी, मुंबई की यात्रा केसीआर ने, पटना की यात्रा की, नीतीश बाबू ने तो कई राजधानियों की यात्रा की, मतलब देश भ्रमण पर निकल गए। और बहाना क्या कि 2024 के मद्देनजर पूरे विपक्ष को एकजुट किया जा रहा है। अभी अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के जहाज में चढ़ कर के अलग अलग राज्यों की राजधानी में जा रहे हैं, एक फोटो अपॉर्चुनिटी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यही संदेश और संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वैसे तो अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में लामबंदी करने के लिए समर्थन जुटा रहे हैं विपक्षी नेताओं का, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो यही है कि ये भी केसीआर की तरह, नीतीश कुमार की तरह, ममता बनर्जी की तरह एक कोशिश कर रहे हैं कि 2024 से पहले विपक्ष अगर लामबंद हो जाए तो उसका श्रेय मुझे मिल जाए, और किसी ऐसी स्टेज पर आकर के जब किसी और के नाम पर सहमति ना बने, शायद मेरे नाम पर भी सहमति बन जाए। तो जो कांग्रेस ने इनको झटका दिया है, हालांकि पंजाब यूनिट का भी, दिल्ली यूनिट का भी, कांग्रेस के कुछ और नेताओं का भी बड़ा भारी दबाव था
नेतृत्व पर, और उनको ये समझाया गया कि इस मोड़ पर अगर आपने अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर दिया राज्यसभा में विधेयक को रोकने के लिए, तो जिस तरीके से केजरीवाल ने पंजाब में और दिल्ली में कांग्रेस को रिप्लेस किया है, इसी तरीके से बाकी राज्यों में भी वो करेंगे। राजीव गांधी एक बार ये गलती कर चुके हैं मुलायम सिंह यादव को समर्थन दे करके 90 के दशक में, और वहां से कांग्रेस का सफाया हो गया। मुलायम सिंह यादव की पार्टी जो है वो मुसलमानों की एक छत्र पार्टी बन करके रह गई थी। तो केजरीवाल को कांग्रेस का जो ये झटका है, और सूचना तो ये भी मिल रही है कि शरद पवार वगैरह भी जब राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा तो अनुपस्थित रह सकते हैं। ऐसे कई और दल हैं, नवीन बाबू हैं, आपके जगन मोहन रेड्डी हैं, कई पार्टियां हैं जो तैयार बैठी हैं। तो कांग्रेस का झटका इनके लिए राजनीतिक रूप से भी और वैसे भी कितना बड़ा झटका है? देखिए, ऐसा है कि एक बात आपको मान लेनी चाहिए कि केजरीवाल साहब को पूरे विपक्षी खेमे में कोई भी रिलायबल नहीं मानता है। सबको ये पता है कि ये आदमी सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश है। ये सिर्फ जो कर रहा है, जो भागदौड़ कर रहा है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। इसका और कोई एजेंडा नहीं है। इसको किसी भी रूप में सत्ता में रहना है और उसके लिए कुछ भी करेगा। किसी को भी गाली देगा, किसी से भी माफी मांगेगा, किसी के भी पैर पड़ेगा, थूक के चाटेगा, सब करेगा। 31 जनवरी 2014 आप केजरीवाल का इसकी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसकी जो नेशनल काउंसिल मीटिंग होती है दिल्ली में, उसमें आप केजरीवाल का स्टेटमेंट सुन लीजिए। इसने हर आदमी को गाली दी है जिसके आगे जाके ये हेल्प मांग रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम शरद पवार डाउन द लाइन, एवरीवन। और इसने ये कहा था कि ये 300 लोग करीब जो हैं वो भ्रष्ट हैं, लोकसभा में मैं हर एक के खिलाफ एक एक कैंडिडेट खड़ा करूंगा। शुरुआत तो वहीं से हुई थी ना सर। आपको क्या लगता है कि जिन लोगों को खुलेआम गालियां दी, जिन आदमियों को खुलेआम इसने बदनाम किया, वो सब भूल जाएंगे? सर, कहा जाता है ना कि तलवार का घाव भर जाता है, शब्दों का घाव नहीं भरता। करेक्ट। आज आप केजरीवाल साहब सरेआम ये बोलते हैं मन से खड़े होकर कि शरद पवार से ज्यादा भ्रष्ट आदमी कोई नहीं है, और आप कहते हैं सर आप हमें समर्थन कर दीजिए। अरे कम से कम इसको इतना थैंक यू बोल देना चाहिए, शरद पवार ने मिलने का टाइम दे दिया, चाय पिला दी, और क्या क्या चाहिए। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी, और ये बात शायद केजरीवाल नहीं समझ रहा है, या समझता है तो उसको ये बात पता है कि यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई गाली दे ना दे, मैं पैर भी चाट लूंगा, तलवे भी चाट लूंगा, बस मेरा साथ दे दो आप। और सबको पता है कि जिस दिन इसका साथ दिया अगला वार ये आप पे वापस करेगा। इज एक्सट्रीमली अनरिलायबल एंड सेल्फिश। इतना तो सर हिंदुस्तान में कोई भी एमएलए एमपी होता है, इतनी राजनीति तो वो समझता होगा, नहीं तो वो राजनीति में हो नहीं सकता था। अगर उसको जरा भी ह्यूमन बिहेवियर समझ में नहीं आता है तो वो राजनीति कर कैसे सकता है? तो जो ग्राफ है केजरीवाल का वो पूरी तरह से जीरो हो चुका है। और मैंने इसीलिए शुरू में कहा सर कि आज की रैली में उस बात को जो मैं पहले कह रहा था, आज केजरीवाल की अपनी रैली में उस बात को एंडोर्समेंट हो गया है कि केजरीवाल साहब के साथ कोई नहीं है। तो अब जहां तक बात है विपक्षी एकता की, तो उसमें केजरीवाल इज आउट। और देखना ये सबको वापस, जैसे ही विधानसभा चुनाव शुरू होंगे, ऑर्डिनेंस अगर ये पास हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर नहीं करता है इसमें, तो आप ये मान लीजिएगा उसके अगले दिन से इन सभी विपक्षी दलों को केजरीवाल साहब, जिसे कहते हैं ना, पानी पी पी के गालियां देंगे। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये सबको गालियां देंगे और ये कहेंगे मैं हर एक के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करूंगा, जो इनकी एक्चुअली इंटरनल डिजायर है। तो इनको एक एक्सक्यूज मिल जाएगा ऑपोजिशन के खिलाफ अपने अपने कैंडिडेट खड़े करने का, जिससे ये नहीं कह पाएंगे ऑपोजिशन वाले कि साहब आप कैंडिडेट खड़ा कर रहे हो, हम तो ऑपोजिशन यूनिटी की बात कर रहे हैं। तब ये कहेंगे साहब आपने मुझे कौन सा साथ दिया था जो मैं आपकी सुनूं। तो इनके पास एक पूरा रास्ता बन जाएगा अपनी दिली इच्छा पूरी करने का कि मैं हिंदुस्तान में 400 कैंडिडेट खड़ा करूंगा
लोकसभा चुनाव के लिए और फिर हर विधानसभा के चुनाव में हर सीट पे, क्योंकि कुछ ना हो तो कम से कम कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स तो मिलती रहेंगी, या कुछ वोटिंग परसेंटेज तो इनका इंप्रूव होगा, जिससे ये अपने आप को राष्ट्रीय दल कहलाते रहेंगे। कम से कम वो बेनिफिट तो मिलता रहे, चाहे सत्ता मिले या ना मिले। तो ये स्थिति है। आखिर में मैं जानना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल में क्या तुलना है, क्या बराबरी है? एक शहरनुमा प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पास अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरह पूरे अधिकार भी नहीं है, जो बात बेबात केंद्र सरकार की तरफ ही देखने को मजबूर हो और जो एलजी के नीचे काम करता हो, ऐसा मुख्यमंत्री ये कहे स्टेज से, मंच से, रैलियों में कि साहब मेरे और मोदी जी के कामकाज की तुलना कर लीजिए और मैंने बेहतर काम किया है नरेंद्र मोदी के मुकाबले, इसको आप कैसे देखेंगे? सर, आपने कहा कि कंपैरिजन करिए, तो मैं ये कहूंगा कि एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और एक मैनेजमेंट ट्रेनी के बीच में आप कंपटीशन करवा रहे हैं। ये कंपनी का एमडी और एक मैनेजमेंट ट्रेनी जो अभी ट्रेनिंग भी ढंग से पूरी नहीं ले रहा है और उसको ये पता है कि मैं आईआईटी पास करके आया हूं, मुझे सब ज्ञान आता है। ऐसा बहुत सारे हमारे साथ के लोगों में हो जाता है। मैं भी आईआईएम अहमदाबाद से ही हूँ, तो हमारे जो आईआईएम और आईआईटी के बच्चे हैं ना, हम लोगों को बहुत जल्दी ये गलतफहमी हो जाती है कि हमें सब पता है, क्योंकि हमारे नाम के आगे ना डबल आई लिखा होता है, मतलब आई एंड आई, मतलब डबल ईगो प्रॉब्लम है हम लोगों की। तो ये बात समझनी पड़ेगी। रही बात दूसरी की, जहां तक बात है दिल्ली और गुजरात की, निश्चित रूप से कंपैरिजन कर लीजिए। गुजरात की आबादी, गुजरात का एरिया, गुजरात की पॉपुलेशन, गुजरात की जिम्मेवारियां, गुजरात के बाकी चैलेंजेस कंपेरेटिव टू दिल्ली। दिल्ली में आपको शीला दीक्षित जी ने बना बनाया सब कुछ दे दिया था, आप उसको मेंटेन तक नहीं कर पा रहे हो और क्या जी मैंने सब कुछ कर दिया। अरे कर दिया तो यार उसका एड्रेस, नाम, पता डाल दो ना वेबसाइट पे कि कितने नए स्कूल बनाए, कहाँ बनाए, उसका पुराना फोटो डाल दो। आप तो पूरी जिंदगी फोटो खींचते रहे कि 14 में उस स्कूल की कंडीशन क्या थी और आज क्या है। विटनेस ले आओ ना, क्या प्रॉब्लम क्या है, उसमें बोलते रहने की क्या जरूरत है, और जनता देख रही है। तो कहने का मतलब ये है सर कि ये बात कहने में कोई बुराई नहीं है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। अगर आपने अच्छा काम नहीं किया होता तो आप आए किस लिए थे दिल्ली पे? तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि मैंने खराब काम किया। ये तो मजबूरी है, आपकी राजनीतिक मजबूरी है कि मैंने अच्छा काम नहीं किया। इसके अलावा मतलब ये, इसके अलावा आप क्या बोलते कि मैंने अच्छा काम किया? कोई पॉसिबल ही नहीं है इसके अलावा कोई दूसरा स्टेटमेंट। बाकी दिल्ली में रहने वाली जनता को समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। आज तक दिल्ली में 8 साल में पार्किंग सुधार नहीं गई, आज तक दिल्ली में ट्रैफिक जैम नहीं सुधरा। जो भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ वो मेट्रो ने किया। जो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार हो रहा है वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने शीला दीक्षित के टाइम पे कॉमनवेल्थ में हुआ, या आजकल G20 के चक्कर में जो दिल्ली में सुधार हो रहा है वो मोदी सरकार करा रही है। इनमें इनका क्या योगदान है? इनका जो योगदान है हॉस्पिटल्स के अंदर, आज भी अभी चल लीजिए, मैं आपको हॉस्पिटल्स की कंडीशन दिखा देता हूँ। पेशेंट्स के बैठने की जगह नहीं है, हॉस्पिटल में मशीनें काम नहीं कर रही हैं, बेड कवर्स नहीं है। इस गर्मी के मौसम पे आप जाके कैजुअलिटी में देख लीजिए, एक ही बेड पे 3-3 लोग पड़े हुए हैं और वहां का एसी काम नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स की हालत खराब है। तो किया क्या है, मेरे को केजरीवाल साहब बता दें कि पिछले 15 दिन में वो किस किस हॉस्पिटल में विजिट करके आए। कम से कम वहां के कैजुअलिटी और ओपीडी और जनरल वार्ड की आप कम से कम फोटो ही दिखा दो। आज तक केजरीवाल की किसी हॉस्पिटल में जाते हुए आपने फोटो देखी? किसी स्कूल में जाते हुए फोटो देखी? तो सवाल ये है कि आप जब इतने फोटो सेवी हो, लेकिन आप एक हॉस्पिटल में गए हो, ओपीडी में बैठे हो, पेशेंट से बात करिए, बता दो ना कौन सा हॉस्पिटल की बात कर रहे हो और हम भी दिखाते। तो हकीकत सबके सामने है, जनता रोज देखती है। लेकिन ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, जनता को अपना काम करना है तो लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसलिए सारे पॉलिटिशियंस का अपना अपना काम चलता रहता है, उसमें केजरीवाल भी एक है। मनीष सिसोदिया को नींद आएगी आज की रात, क्योंकि मनीष सिसोदिया के साथ तो इन्होंने पहले भी बहुत ही गलत व्यवहार किया है। वो जैसे ही गिरफ्तार हुए 24 घंटे में उनसे इस्तीफा लिखवा लिया। उनको उनका शायद घर भी सरकारी जो है वो खाली करा लिया गया होगा, मुझे पता नहीं। सचिंदर जैन को तो फिर भी 10 महीने तक मंत्री बनाए रखा जेल में रहने के बावजूद। पर मनीष सिसोदिया से ऐसी क्या खुंदक थी कि
24 घंटे में ही इस्तीफा भी ले लिया, सारे काम हो गए, उनको मंत्री पद से भी हटा दिया गया और अब तो ऐसी बात कह दी कि मनीष सिसोदिया की तो हवा ही खुश्क हो गई होगी कि मेरे जैसे तो और 99 या 100 इन्होंने खड़े कर लिए, अब मेरी क्या रिलीवेंसी बची है। सर यही बात मैं काफी समय से कह रहा हूं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि केजरीवाल के जाल में ये जो दो मंत्री आ रहे हैं ये भी फंसेंगे। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है। कहने का मतलब ये है सर कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया हटाते ही उससे इस्तीफा इसलिए लेना पड़ा कि मनीष सिसोदिया के पास पहली बात तो 18 डिपार्टमेंट थे और सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट थे जहां रोज साइन चाहिए। अगर अपॉइंटमेंट किसी और का नहीं करते तो साइन कौन करता? मंत्री के सिग्नेचर जरूरी है। इसका मतलब केजरीवाल को साइन करने पड़ते, वो खुद करना नहीं चाहते। पहली बात, उन मंत्रालयों का चार्ज खुद लेना पड़ता, वो लेने को तैयार नहीं। और जिसको साइन करना है वो जेल में, तो मंत्रालय कौन चलाएगा? तो तुरंत उनको रिप्लेसमेंट चाहिए था, पहली बात। दूसरा, 2 मंत्री जेल में, तो काउंसिल में जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें कोरम कैसे पूरा होगा? और बहुत सारी कमेटीज के अंदर सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और बाकी मंत्री होंगे। अब 3 अगर मंत्रियों की भी कमेटियां होंगी तो कोरम के लिए 2 तो चाहिए, 2 जेल में 1 बच गया। तो पहले 2 थे तो काम चल रहा था कि चलो सत्येंद्र जेल में हम दोनों मिलकर साइन करते हैं, काम तो चलता रहेगा। दूसरा भी जेल में चला गया, बचा 1, कोरम पूरा नहीं होता। तो आपको सरकारी काम है, कोरम पूरा तो करना पड़ेगा, चाहे दिखाने के लिए, तो किसी को तो बैठाना पड़ेगा। और ऐसे 100 हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया से जो काम करवा रहे थे मैं बाकियों से भी करवा लूंगा। मनीष सिसोदिया में कौन सी अकल थी? अगर अकल होती तो वो फंसता नहीं। आप ये भी समझिए ना, इन्होंने सीधा सीधा बता दिया मनीष सिसोदिया को कि भाई ब्रेनलेस लोग मेरे पास बहुत है, क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया में जरा भी अकल होती तो इनके चक्कर में नहीं फंसता। तो इसीलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। 1 आदमी और बैठाना था, उन्होंने बैठा दिया, वो उनके हिसाब से काम चल रहा है। नहीं तो एक बात बताइए, नए मंत्री को क्या इतनी अकल नहीं है कि रात को 2 बजे तुम्हारे ऑफिस में चोरी हो रही है फाइलों की, विजिलेंस डिपार्टमेंट हो, तुम विजिलेंस के मिनिस्टर हो, और तुम अगले दिन कंप्लेंट भी नहीं कर रहे हो, एफआईआर भी नहीं कर रहे हो पुलिस में कि यार मेरे यहाँ चोरी हुई है। मतलब इससे पता लग गया ना कि ऐसे 100 और हैं, और उसका प्रूफ है जो 2 नए मंत्री हैं। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, कि एक अनफॉर्चुनेटली जिसे कहा जाता है ना कि भाई जैसा देश वैसा भेष, या इस राजा के पास वही मंत्री रहेंगे जो उसके आईक्यू लेवल से नीचे ही होंगे, क्योंकि राजा अपने ज्यादा हाई आईक्यू लेवल को तो पसंद करेगा नहीं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जितना आईक्यू लेवल केजरीवाल का है, उनके मंत्रियों का उनसे कम होगा, तभी वो आम आदमी में टिक पाएंगे। जिनका आईक्यू लेवल केजरीवाल से ज्यादा था वो उन सबको निकाल दिया गया। तो कट ऑफ लेवल बहुत क्लियर है आम आदमी पार्टी में कि आप आम आदमी पार्टी में नेता बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, प्री कंडीशन ये है कि आपका आईक्यू लेवल केजरीवाल से कम होना चाहिए। अगर आप ज्यादा की उम्मीद करते हैं तो आपकी जगह नहीं है, अब बेहतर है आप कहीं और चले जाइए। अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि केजरीवाल को इसलिए 24 घंटे में मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लेना पड़ा क्योंकि 18 मंत्रालय उनके पास थे और केजरीवाल उन 18 मंत्रालयों को अपने पास लेना नहीं चाहते थे, किसी दूसरे को ही देना चाहते थे ताकि फाइलों पर इनको सिग्नेचर ना करने पड़े। यानी फंसता है तो कोई और ही फंसे। पर बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, अभी एक मैसेज भी आया था कि ठीक है ये फाइलों पे सिग्नेचर नहीं करते हैं, पर क्या अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच सकते हैं चीफ मिनिस्टर होने के नाते, और क्या वाकई ये बचे रहेंगे? नहीं हो सकता ना सर। देखिए, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 8 ये बोलता है बहुत क्लियरली कि बगैर सीएम की परमिशन के कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ना पॉलिसी बदल सकते हो, ना आप कोई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो, ना आप कोई विधानसभा का सत्र बुला सकते हो। तो बगैर सीएम की परमिशन के, चाहे वो साइन करे या ना करे, जो भी नीचे ऑर्डर निकलेगा विद द कंसेंट ऑफ सीएम ही निकलेगा।
तो जवाबदेही तो सीएम की है। या तो केजरीवाल बोल दे मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूं तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। अगर आप सीएम हैं तो कानून ये कहता है कि आपकी परमिशन के बगैर काम नहीं हो सकता। या तो केजरीवाल ये बोल दे कि जितने डिसीजन लिए गए मेरे से पूछे नहीं गए, इसका मतलब सारे के सारे डिसीजन इनवैलिड कहलाएंगे क्योंकि वो प्रोसीजर के अगेंस्ट गए। अगर वो सारे डिसीजन सही थे, इंक्लूडिंग लीकर पॉलिसी को बदलना और बाद में विड्रॉ करना, दोनों स्थिति में सीएम का कंसेंट चाहिए। आप पॉलिसी विड्रॉ भी नहीं कर सकते सीएम के कंसेंट के बगैर। या तो वो केजरीवाल बोले कि मेरा इन दोनों में कोई रोल नहीं था, और अगर रोल नहीं था, आपके बगैर पूछे ये हुआ, तो आपने मंत्रियों को सैक क्यों नहीं किया? आप बोल देते कि इस मंत्री ने कानून तोड़ा है, मैं इसको हटा रहा हूं। आपने नहीं बोला, ना उसके खिलाफ कार्रवाई करी, इसका मतलब आप पार्टी हैं। तो केजरीवाल साहब बच नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा कि जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं वो केजरीवाल को बचाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि मनीष सिसोदिया को। इसीलिए ये बात कहीं पे भी कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकीलों ने नहीं कही है कि मनीष सिसोदिया वाज एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। ये शब्द क्यों नहीं निकल रहे उनके मुंह से? क्योंकि जैसे ही आप ये बोलोगे तो अगला सीधा समझ जाएगा केजरीवाल को, पार्टी बन जाएंगे केस में। क्या आपने आदेश दिए थे मनीष सिसोदिया को? क्योंकि क्रॉस वेरीफाई तो करना होगा स्टेटमेंट को। अब मनीष सिसोदिया के वकील अगर ये बोलेंगे तो सरकारी वकील तो यही कहेगा, साहब केजरीवाल साहब को बुलाइए कोर्ट में, पूछते हैं मनीष सिसोदिया अपने मन से कर रहा था या केजरीवाल के मन से। तो बुलाना तो पड़ेगा विटनेस बॉक्स में। जब विटनेस बॉक्स में आप बुलाएंगे तो केजरीवाल साहब के पास दो ही ऑप्शन है, हाँ मैंने आदेश दिए थे, या मैं मनीष सिसोदिया को नहीं जानता, मैंने कोई आदेश नहीं दिए। दो में से एक ही बात करनी होगी। तो अगर आप सीएम थे, आपने आदेश दिए थे, तो इसका मतलब जितने घपले हुए आपके आदेश से हुए। अब आप अंदर आ जाइए, किस आधार पे दिए, क्यों दिए, क्या सोच के दिए, वो 50 सवाल इनके आ जाएंगे। जो 9.5 घंटे की पूछताछ हुई थी, कई और उसमें घंटे जुड़ जाएंगे। और अगर ये बोलते हैं नहीं मेरे से नहीं हुआ, तो इसका मतलब वायलेशन था। तो जितने कानूनी डिसीजन 8 साल में आपने लिए हैं वो सारे नल एंड वॉइड हुए। तो फिर एज ए चीफ मिनिस्टर आप क्या कर रहे थे? आपने डिसीजन क्यों नहीं लिया? इसका मतलब यू आर पार्टी टू द क्राइम और बेनिफिशियरी ऑफ द रॉन्ग डिसीजन। दो ही है। और अगर आप वो नहीं है तो फिर आप सीएम के कुर्सी पे कैसे हैं? इसका मतलब दिल्ली में अराजकता चल रही थी, ना सीएम को पता है ना किसी और को पता है, जिसको जो करना कर रहे हो। जब दिल्ली में अराजकता चल रही है तो फिर राष्ट्रपति शासन लगा दो। जब सीएम को पता ही नहीं राज्य में क्या हो रहा है तो उस सरकार का मतलब क्या था? केजरीवाल जो 8 साल की मैंने बहुत अच्छा काम किया, क्रेडिट किस बात का? इसका मतलब क्रेडिट आपको लेना नहीं चाहिए, क्रेडिट मनीष सिसोदिया को जाना चाहिए। स्कूल उसने बनाया, आप किस बात का क्रेडिट ले रहे हो? तो ये स्थिति बहुत क्लियर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मनीष सिसोदिया के वकील मनीष सिसोदिया के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं, केजरीवाल को बचाने के लिए आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इसके पीछे भी खेल हो रहा है उसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और बहुत गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, वंदे मातरम।